कार्यक्रम न्याय मंच की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का अंक लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। नमस्कार। आज के इस अंक में हमने ऐसे दो विषयों का चयन किया है जिन पर चर्चा करना काफी महत्वपूर्ण है और सामयिक भी। किसी ने खूब कहा है, जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता वो समाज कभी नहीं पनपता। इसी प्रकार जहां न्याय प्रणाली का हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा की स्थिति में आ जाए वहां सचेत होने की आवश्यकता है। इन्हीं दो गंभीर विषयों पर आधारित रहेगा आज का न्याय मंच। तो आइए आज का मुद्दा पर जाने से पहले लेते हैं एक जायजा, और जायजा ले रही हैं हमारी साथी रेणु सिंह। मैं रेणु सिंह प्रोग्राम न्याय मंच के लिए आपके समक्ष हाजिर हूं। नमस्कार दर्शकों, आए दिन महिलाओं के प्रति अभद्र घटनाओं के बारे में जब सुनने को मिलता है तो अपने इस समाज की स्थिति पर सोचने को विवश हो जाते हैं। इसी प्रकार जब बलात्कार जैसी घिनौने अपराध के बारे में हमें खबर मिलती है तो मारे शर्म के हमारा सिर ही झुक जाता है। आज इसी गंभीर मुद्दे को लेकर हम कुछ लोगों के बीच जाएंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बहुत ही घृणा महसूस होती है। ये सोचती हूँ कि उस लड़की पे क्या बीतती होगी जिसके साथ ये होता है। ये मनचले लड़के हैं, वो शराब करते हैं, खिंचतानी करते हैं, और हमारी कानूनी व्यवस्था ठीक न होने के कारण इनको बढ़ावा मिल रहा है। किसी लड़के से बलात्कार किया उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। स्वाधीनता के बाद 50 साल 60 साल हो गया, लेकिन आज हमारे महिलाएं दे आर नॉट फीलिंग दैट कि दे आर सेफ। बलात्कार इंसान के फितरत के बहुत खिलाफ है। जो 5 साल पहले मुश्किलें थी वो मुश्किलें आज भी हैं। एक लड़की खुद ही इतना डर जाती कि वो खुद ही बाहर नहीं निकाल पाती कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। इसके पास जो बीतती है उनको ही पता चलता है। देश की महिलाएं वर्तमान में भी असुरक्षित हैं। जो समाज सेवक हैं उन्हें एक नया मुद्दा मिल जाता है। वो बस ये सोचते कि हमारे लिए एक नया मुद्दा है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। लड़कियां हैं हमारे देश में, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और उनका कहीं भी आना जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो पहले जो सवाल उठता है वो उठता है हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा पर। तो ये था एक जायजा। अब चलते हैं आज का मुद्दा सेगमेंट की ओर, जहां चर्चा का विषय है बलात्कार एक घिनौना अपराध। नमस्कार देवी और सज्जनों, न्याय मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विशाल पुरी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 25वें मिनट पे कोई ना कोई महिला शिकार होती है बलात्कार का। हर घंटे 18 महिलाएं निशाने पर होती हैं किसी न किसी अपराधी के। हर तीसरे मिनट कोई ना कोई महिला अपने प्रति हुई हिंसा की एफआईआर दर्ज कराती है पुलिस स्टेशन में। यह है 21वीं सदी के भारत में महिलाओं का हाल। लगभग हर उम्र की महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। सरकार और प्रशासन के भरपूर प्रयास अपनाने के बावजूद जमीनी स्तर पर हमें और अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। देश का लगभग ऐसा कोई भी कोना नहीं जहां पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हों। आखिर कौन है इन अपराधों का जिम्मेदार? कैसे लगेगी महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अपराधों पर लगाम? कैसे मिलेगा पीड़ित महिलाओं को न्याय? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानने का हम पुरजोर प्रयास करेंगे न्याय मंच के इस भाग में। न्याय मंच में आज का मुद्दा है रेप, द अगलीस्ट क्राइम। इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए न्याय मंच में हमने आमंत्रित किया है दिल्ली हाई कोर्ट की वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर जी को। इनके साथ में है जाने माने सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट श्री गोपाल पहाड़िया जी, और साथ में है एक्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री जगदेव सिंह जी। आप तीनों का ही न्याय मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के मुद्दे को लेते हुए वृंदा जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न, बलात्कार को कानून में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और उसकी सजा क्या है? भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की 2 धाराएं हैं, धारा 375 और 376। दोनों में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। बलात्कार उस जुर्म को कहते हैं अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और ये महिला की मर्जी, इच्छा या सहमति के बिना है, और अगर उस महिला की सहमति ली गई है उसको डरा धमका के या किसी और उसके किसी पति या बच्चे या दोस्त या माँ बाप को डरा धमका के, तो भी वो बलात्कार माना जाता है। अगर महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है
और उस हालात में उससे सहमति ली गई है, उसका कोई सहमति का मान्य नहीं है। अगर वो महिला नशे की हालत में है तो भी उस सहमति का कोई मान्य नहीं है। इन सब परिस्थितियों में माना जाएगा कि वह बलात्कार किया गया है उस महिला के साथ, क्योंकि उसमें जो उसकी सहमति अगर दिखाई जाती है तो वह सहमति सही सहमति नहीं है, उसने खुले मन से सोचकर सहमति नहीं दी है। बहुत और बढ़िया अगर जवाब उसकी दिया आपने वृंदा जी। गोपाल जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज के परिवेश में बढ़ते हुए रेप केसेस का मूल कारण क्या है? इसमें हमारा सामाजिक नियंत्रण कहां तक है, कहां तक रिस्पॉन्सिबल है एज प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ आवर सोशल सिस्टम? मेरा मानना है कि आज जो हर तरफ हम बलात्कार के केसों की सुनने में जो हमारे में आती रहती हैं आए दिन, उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पाश्चात्य जो हमारे संस्कृति का ज़्यादा असर हमारे टीनेजर पे है जी। और दूसरा, इस सेक्शन में जैसा कि वकील साहब ने बताया 375 376 में कोई दंड के प्रावधान जल्दी नहीं होते हैं और अच्छे नहीं हैं, कारगर नहीं हैं, जिससे समाज में ऐसे घिने काम करने वाले लोगों को डर नहीं रहा कानून का। और तीसरा, जो बहुत पहले वर्षों पहले जो हमारे देश की संस्कृति और समाज का जो ढांचा था उसमें बहुत बदलाव आया है। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक बहिष्कार का जो डर था पहले, वो अब निकल गया है। शहरों में समाज के मायने, एकजुटता के मायने खत्म हो गए हैं, लोग इंडिपेंडेंट हैं, लोग फ्री हैं, आज़ादी है, इसमें कोई शक नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखें तो लोग इसमें ज़्यादा अब आगे आ रहे हैं और ज़्यादा ये गलत काम कर रहे हैं। गोपाल जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई कि इसमें कहीं ना कहीं देर से जो जजमेंट मिलता है इन केसेस में, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। सिंह साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आप तो एक वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं, जब कोई महिला अपने रेप का मामला दर्ज कराने आती है तो पुलिस ऑफिसर का पहला रिएक्शन क्या होता है? जैसे ही कोई बलात्कार की शिकार महिला थाने में आती है तो हमारे एक सेट प्रोसीजर है कि रेप क्राइसिस सेल है हमारे यहाँ थानों में और एक क्राइम टीम है। तो सबसे पहले हम क्राइम टीम को मौके पे भेजते हैं जिससे कि मौके को प्रिजर्व किया जा सके, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय ना हो, और महिला अधिकारी भी थाने में हमारे पास मौजूद रहते हैं इंस्पेक्टर लेवल की। उसके साथ रेप विक्टिम को, बलात्कार की शिकार महिला को नजदीकी पुलिस जो हॉस्पिटल है तो उसमें भेजते हैं उसकी डॉक्टरी जांच के लिए, मेडिकल के लिए जी। और वास्तविकता जानने के लिए फिर SHO इलाके का सीनियर अफसर वहाँ जाता है, उसके बयान रिकॉर्ड करता है, फॉर्मल कंप्लेंट लेता है, केस रजिस्टर करता है, देन प्रोसीड लीगली फॉर फर्दर टू एप्रीहेंड द एक्यूज्ड पर्सन। औरतों के साथ जो इतना घिनौना हत्या किया तो उन्हें पहले मार ही देना चाहिए। जिन बच्चों के साथ ये होता है उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर सकती है? जो हमारे नेतागण लोग हैं, हमारे देश की व्यवस्था खराब हो रही है, इनके कानून व्यवस्था ना सही होने की वजह से जो पुलिस है, प्रशासन अपना सही काम नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे सख्त कानून बनाया जाए। पुलिस प्रशासन है इसकी लापरवाही बरतता रहता है, किसी से पैसे लेके उसका दबा देता है। महिला के साथ पहले अत्याचार हुआ है, दूसरा उस अत्याचार के बाद लोग उस पर डबल अत्याचार करते हैं। 10% को भी सजा नहीं मिलती, 90% लोग जो हैं वो बच जाते हैं किसी न किसी थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर। अगर कानून अपने यहाँ का इतना स्ट्रिक्ट बन जाए तो इस टाइप से हादसे हो ही नहीं सकते हैं। खाली लॉ बनाने से ठीक नहीं होगा, लोगों के अंदर वो कॉन्शियसनेस डेवलप करने से हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। कानून की वजह से आपको जस्टिस मिले वो जरूरी नहीं है। पुलिस ज्यादा सशक्त रहे, ज्यादा केयरफुल रहे तो शायद ये घटनाएं हमारे देश में कम होंगी। ये तो उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से उसको जाना चाहिए और तुरंत उनका मेडिकल कराना चाहिए, लेकिन आमतौर पर कितने प्रकार के रेप्स होते हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, एक तो है जैसे कोई गैर जान पहचान का व्यक्ति बलात्कार करता है जी। आजकल देखा गया है कि बहुत ज्यादा तादाद में पहचान का व्यक्ति ही बलात्कार कर रहा है, यहाँ तक कि परिवार में जो पुरुष हैं वो लोग बलात्कार कर रहे हैं। कई ऐसे चाइल्ड सेक्सुअल रेप के केसेस सामने आए हैं और पड़ोसियों में है, जान पहचान के लोग हैं। और ज्यादा जरूरी है हमें समझना कि जो केसेस हम जिसको कानून में कस्टोडियल रेप कहते हैं, जिनको जिम्मेदारी का ओहदा दिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा करने का ओहदा दिया गया है, जब वो बलात्कार करते हैं, जैसे थाने में पुलिस वाला या जेल में या रिमांड होम में कोई विमेन्स होम चल रहा है या कोई अस्पताल है, उसके लिए कानून ज्यादा सख्ती बरतती है और उसमें ज्यादा सजा है। मिनिमम सजा उसमें 10 साल
और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और उन केसेस में क्योंकि जो एविडेंस है वो उस एरिया में वो जो बलात्कारी व्यक्ति है जो कोई ना कोई पद पर बैठा हुआ है उसी के कंट्रोल में रहता जी, है। मैं आपने बहुत बढ़िया एक शब्द अभी आपने इस्तेमाल किया, कस्टोडियल रेप। इज देयर एनी डिस्टिंक्ट प्रोविजन फॉर कस्टोडियल? यस, 376(2) इंडियन पीनल कोड का है, वो कस्टोडियल रेप को लेकर है। जो कस्टडी में है, जो अथॉरिटी में है, जब वो बलात्कार करते हैं तो कानून को उसको अलग नजरिए से देखना होगा। यहां तक कि उन केसेस में अगर महिला एविडेंस में अपने बोलती है कि मेरे साथ इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो कानून ये मानकर चलता है कि इसमें महिला की रजामंदी नहीं थी और अपराधी को ही उसका सारा बोझ उठाना पड़ता है। वृंदा जी ने भी बताया कि कस्टोडियल रेप, आप तो एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, काफी जगह पे आप तैनात रहे और आपके अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स रहे, बहुत सारे आपने अपराध अपने पूरी लाइफ में देखे हैं। ये कस्टोडियल रेप्स एक्चुअली होते क्यों हैं? गलत आदमी हर समाज में, हर विभाग में कोई ना कोई होता है जी। और जो भी ऐसे केस हमारे सामने आए हैं, सीनियर अफसरों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है और केस रजिस्ट्री है, केस रजिस्टर करके उनके खिलाफ पिनल एक्शन लिया है। गोपाल जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि चूंकि मुद्दा इस वक्त रेप का है और महिलाओं के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध इसको माना जाता है, तो क्या मानसिकता रहती है उस महिला के साथ जो इस के से गुजर चुकी होती है, उस विक्टिम के ऊपर क्या मानसिकता होती है? ये तो बहुत बड़ा ही विकसित एक माहौल बन जाता है किसी भी ऐसी महिला के साथ जिसके खिलाफ ये कुकृत्य होता है। उसकी मानसिकता में बहुत सारी बातें हैं। उसको लगता है कि उसका कहीं ना कहीं सोशल डेथ हो गई है, सामाजिक उसका पतन हो गया है, उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी शादी नहीं हो सकती अच्छी जगह, उसके दिमाग में रहता है कि लोगों का बर्ताव मेरे खिलाफ दूसरा हो जाएगा। और कई जगह देखा भी गया है, परिवार के सगे लोग भी कहीं ना कहीं ये मान के चल लेते हैं कि शायद कहीं लड़की में भी कोई गलत बात हो, जबकि उस लड़की की जबकि ऐसा कहीं नहीं है। वो लड़की कहीं दोषी नहीं होती, वो महिला कहीं दोषी नहीं होती। जो ये कुकृत्य करता है, जो घृणा काम करता है, वही पुरुष दोषी है जो गलत काम करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जरूरी है कि मानसिक संतुलन को और उसकी हिम्मत को बनाए रखने के लिए परिवार, समाज, दोस्त, सगे संबंधी और साथ साथ कानून भी कहीं ना कहीं ऐसा नजरिया अपना के चले जिससे उसे लगे कि वो बेचारी बन के ना रहे। लोग बेचारा मानना शुरू कर देते, अरे बेचारी के साथ क्या हो गया। ये जो डायलॉग है ये कहीं ना कहीं उसे डिमोरलाइज करता है। शब्द बेचारी उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जानकार लोगों का जनरली ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती बल्कि उल्टा विक्टिम को ही परेशान करती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? एक दो केस ऐसे हैं जिसमें पुलिस वालों ने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की और विक्टिम को परेशान किया। जब ये बातें सामने आई तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया गया और उनको सजा दी गई। लेकिन अब चूंकि ये मामले को बहुत हाईली सेंसिटाइज्ड हुआ है हमारा डिपार्टमेंट और इसको टॉप प्रायोरिटी पे और तरीके से और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट, और ऐसी कोई अब शिकायत नहीं मिलती। वृंदा जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अब शिकायत नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी महिला को अपने केस के कन्विक्शन में यानी अपने केस के फैसला पाने में बहुत वक्त लगता है। क्या कारण है? बहुत से कारण है। पहले सीढ़ी से लेके आखिरी सीढ़ी तक सही बात है कि कई पुलिस अफसर इस मामले को अब सेंसिटिवली लेते हैं क्योंकि ऊपर से भी दबाव और मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मगर साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि जब महिला जाती है तो एक मानसिकता जो पुलिस के विभाग में रहती है कि देखिए पता नहीं ये झूठ बोल रही है। पहला उसके साथ होता है कि ये झूठी कंप्लेंट फाइल कर रही है तो वो उसी को शक की नजर से देखते हैं। कोई कभी चोरी की कंप्लेंट फाइल करने आता है तो विक्टिम को कभी कोई शक की नजर से नहीं देखता है। वहां से लेकर उसका मेडिकल टाइम पर कराना, हर मौके पर, जैसे पहले भी पैनल में बोला गया कि सेंसिटिविटी की, संवेदना की बहुत सख्त जरूरत है। कोई ऐसा हालात नहीं है कि वो महिला सीधा जाके आपको धड़ल्ले से बोलेगी कि देखिए ये लिखिए और इसमें अब मेरे साथ ये कराइए। तो कौन उसके साथ वो 4 कदम चलेगा? हॉस्पिटल में जब मेडिकल होगा, उस मेडिकल में आपको क्या क्या बातें नोट करनी है, क्या क्या कपड़े लेने हैं, वो फोरेंसिक लेबोरेटरी में उनका जाके तालमेल बैठाना। फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स आजकल ज्यादातर आती है इनकंक्लूसिव। कोर्ट में जब हियरिंग होती है, ये सही है कि अब कोर्ट में अमेंडमेंट, कानून में अमेंडमेंट लाया गया है कि जब गवाही शुरू हो जाए रेप केसेस में तो 3 महीने के अंदर अंदर केस को कंक्लूड किए। लड़कियों के नाम पे बस एक धब्बा लगता है और कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट शुड टेक वेरी सीवियर एक्शन अगेंस्ट ऑल दिस मिसबिहेवियर ऑफ पीपल्स। खबर को इतना फैला देते कि कोई आगे भी नहीं आता है उस FIR दर्ज करने या
उसके अगेंस्ट कुछ रिपोर्ट दर्ज करने भी नहीं आते। बलात्कार के लिए जो कुछ नए कानून बनना चाहिए उसमें कुछ भी नई तरीके की कानून आना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज के डेटा देखो और इंडिया के डेटा देखो, बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। सेशंस में भी होते रहते हैं और फ्यूचर में भी होंगे, तो कानून क्यों नहीं इसके बारे में कोई एक्शन लेता? When my sister will come to the roads, na, I will feel that as long as she has not come to the house, she is not safe. लगातार कानून के किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को बार बार लताड़ लगानी पड़ रही है कानून की रक्षा के लिए। पिछली बार भी हमने देखा है, पिछले 5 साल से 10 साल से हमें कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप ऐसा हमें नजर नहीं आता है। लड़के तो कहीं भी बेफिक्र घूम लेते हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आज भी हम सब डरते हैं कि कहीं 9 बज जाएं या 10 बज जाएं कि कुछ भी हो सकता है। जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो वो अपने आप को सेफ नहीं फील करती हैं। पीड़ित महिलाएं उनको समाज दूसरी एंगल से देखते हैं। वो ये नहीं सोचता कि यार उसके साथ हुआ है तो उसकी क्या गलती है। उस महिला को लोग जिस दृष्टि से बाइकाट करते हैं समाज से, उन बलात्कारियों को करना। कहीं ना कहीं हमारे देश की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मानसिकता। गोपाल जी, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, मैं चाइल्ड रेपिस्ट की बात करता हूं। मैडम इस बात में जो कैटेगराइज कर रही थी उसमें शायद चाइल्ड रेप का वो मामला रह गया जो सबसे घिनौना है। मैं इसको किसी मर्डर से भी ज्यादा घिनौना मानता हूं। मर्डर हो जाता है किसी का, मरने वाला एक बार मर जाता है, लेकिन बच्चे के साथ अगर ये घिनौना करते होता है तो उसकी आत्मा कई बार मरती है। बच्चा ग्रो करते करते कई बार उसे रिव्यू करता है और अनफॉर्चुनेटली जो प्रक्रिया हमारे न्यायालय की है उसमें 10 से 12 साल के बच्चे के साथ अगर रेप आज होता है और 6 साल वो चलता है, जब तक वो एडल्ट होती है तब तक उसे कई बार याद दिलाया जा चुका होता है कि तेरे साथ ये हुआ है। जबकि ये चीज बिल्कुल छोटे टाइम में खत्म अगर हो जाए तो समय भुलाने की ताकत रखता है, प्रकृति का प्रावधान है। तो अपनी एज तक आते आते बच्चा उस घिनौने कृत्य को भूल सकता है और उससे बाहर आ सकता है। सुरेंद्र जी, कोर्ट किस प्रकार से देखता है चाइल्ड सेक्सुअल रेप केसेस को? देखिए, कोर्ट उन केसेस को सीरियसली लेती है क्योंकि कोर्ट को भी लगता है कि वो बच्चे की तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। मगर जो हमारा कानून है वो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए बनाया ही नहीं गया है। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है ही नहीं आज के कानून में चाइल्ड सेक्सुअल वायलेंस के लिए। लड़कियों के लिए है, लड़कों के साथ भी होता है, उसके लिए कोई अलग नहीं है। अब कानून बन रहा है, मिनिस्ट्री ने अब पहल करी है, नया कानून लाया जा रहा है और उसमें बहुत सी चेंजेस मांगी गई हैं पूरे रेप की परिभाषा को बदलने का। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और न्याय मंच के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारी जनता को भी मालूम चल गया कि अब मिनिस्ट्री ने इस पे पहल करी है। गोपाल जी, आप कुछ कहना? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, मैं स्वागत करता हूं मिनिस्ट्री की इस पहल का, जैसे मैडम ने बताया अभी, और मैं इसमें ये जोरदार तरीके से कहना चाहूंगा जनता की मांग पर और उन विक्टिमों के आधार पर कि चाइल्ड रेपिस्ट को तो 300-200 भी ज्यादा खतरनाक कोई वो लगा के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए तो उनको इमीडिएटली हैंग कर दिया जाए ताकि दूसरा कोई आदमी ऐसा दुस्साहस ना कर पाए। या अगर अन्य शब्दों में माना जाए तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहूंगा उनको सजाए मौत ही होनी चाहिए, इससे नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए। बात कर रही हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी तक का हुक्म होना चाहिए, कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। सजा जो पहले मिलती है 7 साल है, 10 साल है, उसको बढ़ा करके सजाए मौत देना चाहिए। जो भी शख्स पकड़ा जाए उसे पुलिस को और कोर्ट को सख्त से सजा देनी। आमतौर पर जैसे कई बार आपने देखा है, सुना होगा कि पहले से लड़की को थ्रेटनिंग आती है या उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है या प्री रेप एप्रीहेंशंस होते हैं, तो ऐसे में पुलिस क्या एक्शन लेती है या क्या लेना चाहिए? पुलिस अफसर को जब ऐसी इंफॉर्मेशन आती है प्री रेप एप्रीहेंशन की, तो पुलिस के पास प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे 107-151 सीआरपीसी के तहत पावर है कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको डिटेन किए, और ये बहुत अच्छा है, प्रिवेंटिव स्टेप है जिससे वो घटना नहीं घटेगी। गोपाल जी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं कहना चाहूंगा इसमें कि पुलिस इस पे गंभीरता से विचार करती नहीं है। बताइए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहना चाहते हैं लेकिन इस पे होता नहीं है। पुलिस ये मानती है कि हो जाने तो पहले जो हो रहा है, सीधा आरोप है। जी, आपके पास भी आरोप है। ये तो सिर्फ आरोप है, ऐसा कभी नहीं होता और पुलिस हर चीज को अब सीरियसली ले रही है जी, और प्रिवेंटिव स्टेप लेते हैं और स्टेप लेने से वो घटना नहीं घटी, ये भी उदाहरण है। विंदा जी, कहां तक आपसे वो मानसिकता से ही जुड़ी हुई बात है क्योंकि कहा जाता है अरे भाई तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा वो लड़का, और किसी के पीछे तो नहीं पड़ा, तुमने ही कुछ किया होगा जो उसको इनकरेज, वो पूरा बर्डन उसके ऊपर डाल दिया जाता है, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। और मैं यहाँ पे ये सिर्फ एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि देखिए समाज में
औरत का दर्जा ही दूसरा है। ये अपने आप में कोई क्राइम इसलिए नहीं हो रहा है, हम औरत को मानते हैं कि उसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है, किसी और का अधिकार है, और कभी कभी जबरन कोई उस अधिकार को ले लेता है। What are the gaps in between the laws and what amendments are necessary to curb sexual harassment? देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट पर भी एक नया कानून अभी बन रहा है। जैसे हमने जिक्र किया मैंने कि चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस पर एक तो अलग कानून और उसमें पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करने का अलग। जैसे इन्होंने कहा, वो बच्चे को आप उसी तरह के ट्रायल में नहीं डाल सकते, उसकी उम्र का लिहाज करते हुए एविडेंस का तरीका अलग होना होगा। एक और बहुत बड़ा गैप है, आज हमको दिख रहा है, कई केस सामने आए हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बलात्कार किया गया है, उनको कस्टोडियल रेप पे लाने की जरूरत है। जहां पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कास्ट एट्रोसिटीज हो रही है, वहां पर बहुत से बलात्कार होते हैं, उनके बारे में विशेष प्रावधान डालने की आज की तारीख में प्रावधान के बारे में आपसे मैं चंद शब्दों में चाहूंगा कि आप हमें बताएं कृपया करके कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स या कौन कौन से सदस्य। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि 375 जो परिभाषा देता है बलात्कार की, वो पूरा एक पुरुष के नजरिए से बनाया गया है। गोपाल जी, आपके हिसाब से जनता की मांग क्या है लॉ अमेंडमेंट में? जनता की मांग यह है, चाइल्ड रेपिस्ट को 3 महीने के अंदर टाइम बाउंड सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर प्रावधान करके उसे सजाए मौत देनी चाहिए। दूसरे सभी किस्म के बलात्कारों के लिए भी 6 महीना या अधिक से अधिक 1 साल का समय होना चाहिए, उसमें उनका फैसला होना चाहिए, ताकि इस तरह के जब दंड सामने आएंगे तो समाज में जो ऐसी घृणा, ऐसी कुकृत करने वाले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको सबक मिलेगा और इस गुनाह में बहुत भारी कमी आएगी। ये मेरा मानना है। ये जनता सिंह साहब, अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप तो एक वरिष्ठ अफसर रह चुके हैं और बहुत नजदीक से आपने पुलिसिंग को देखा है, आपके हिसाब से क्या सजेशंस होनी चाहिए लॉ अमेंडमेंट में? जैसे ही कोई रेप संबंधित कॉल पीसीआर में जाती है तो वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन के अलावा अगर साथ के साथ वो सरकारी वकील के यहाँ जाए, इन्वेस्टिगेटिव जज एरिया का उनके पास जाए, एफएसएल या सीएफएसएल एक्सपर्ट्स उनके पास जाए, और एक एनजीओ। आपका कहने का तात्पर्य है कि ये सारी एजेंट्स एक साथ मिल करके तो अपने अपने काम जो है। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी आपका, गोपाल जी आपका, और सिंह साहब आपका कि न्याय मंच में आप पधारे और आपने अपनी एक्सपर्ट्स ओपिनियन हमारे दर्शकों के बीच में दी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं किसी ज्वलंत मुद्दे पर समाधान खोजने का। समाधान के अंतर्गत आज का विषय है न्यायपालिका आज के संदर्भ में। लेकिन समाधान पर जाने से पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। कोलगेट मैक्स फ्रेश में है हजारों अनोखे कूलिंग क्रिस्टल्स, तो स्विच ऑन करो ताजगी देने का पावर। कोलगेट मैक्स फ्रेश, करो ताजगी का पावर ऑन। डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। कभी कभी ऐसे कुछ हालात पैदा हो जाते हैं जब देश के नागरिक होने के नाते हम गंभीर विचार करने के लिए विवश हो जाते हैं। जब कार्यपालिका या विधायिका अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं करती या फिर किसी कारणवश अपना संतुलन खो देती हैं, देश में ऊहापोह, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ऐसे में इन सबको संतुलित करने के लिए सक्रिय होती है न्यायपालिका। न्याय मंच के आज के इस भाग समाधान में हमारा मुद्दा है रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रेजेंट सिनेरियो, न्यायपालिका आज के संदर्भ में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अनुज कुमार वक्स जी को, और साथ में है श्री जयप्रकाश त्रिपाठी जी जो कि पूर्व एडीजीसी हैं। आप दोनों का ही न्याय मंच में बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम त्रिपाठी जी, मेरा आपसे प्रश्न, न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति क्या है? न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति न्याय के रास्ते पर चलना ही है और चल रही है, क्योंकि न्याय जन्म सिद्ध अधिकार है और उस अधिकार को देने का एकमात्र काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका में न्यायिक व्यवस्था ही प्रदान की जाती है। वक्सी, आपका क्या कहना है इस विषय पे? 2 नजरें हैं, 2 नजरिया से न्यायपालिका का रोल देखने का है। एक अच्छा, जिसमें न्यायपालिका बहुत अच्छे काम कर रहे हैं,
लोगों की सराहना जीत रही है, लोगों का एप्रिसिएशन जीत रही है। दूसरा, जहां तहां कुछ कमियां नजर आ रही है, उस कमियां को दूर करने की बात है। बहुत पेंडेंसी ऑफ केसेज है, वो मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। कुछ करप्शन रिलेटेड मैटर भी आ रहे हैं न्यायपालिका में, भ्रष्टाचार, वो चिंता का विषय है। त्रिपाठी जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि ये एक अलग तरीके से हो रहा है और विषय भी एक अलग प्रकार का है। इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि न्यायपालिका की सक्रियता जो आजकल देखने को मिल रही है, क्या वो संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक? जहां तक संवैधानिकता का सवाल है, वहां न्यायपालिका का जो भी कार्य होगा वो संवैधानिक ही होगा, क्योंकि वो संवैधानिक पीठ ही है जी। रह गई बात उसके क्रियाकलाप पर, जैसा कि भाई साहब ने कहा, तो वहां पर भी ये देखने को मिल रहा है कि कहीं भय और भ्रष्टाचार का स्वरूप है। उसी के लिए हमारे पूर्व माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने जी उस पर निगरानी समिति बनाने की बात कही जी, जो कि आज तक नहीं हो पाया। होना चाहिए, उसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत उसका भ्रष्टाचार मिटे, और समाज से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। त्रिपाठी जी, आपके कहने का मकसद यह है कि सक्रियता जो बने न्यायपालिका की, उसके लिए भी एक पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। बस जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरा सहमत हूं। न्यायपालिका की सक्रियता पूरी तरह से संवैधानिक है, उचित है जी। हमारा और भी मुद्दा है कि न्यायपालिका ही क्यों सक्रिय है? देश में इतना प्रॉब्लम है, इतनी समस्याएं हैं, और अंग भी क्यों नहीं सक्रिय हो रही है? जी, सबको सक्रिय होना चाहिए जी। एक हम सबको। बहुत अच्छी बात आपने की त्रिपाठी जी। मैं इस चीज को कंटिन्यू करना चाहूंगा आपसे कि न्यायपालिका ही क्यों सक्रिय हो रही है? न्यायपालिका का कर्तव्य ही है जी, उसको ये अधिकार प्रदत्त है, संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है कि वो न्याय करे, न्यायिक व्यवस्था को देखे भी जी। अब न्यायिक व्यवस्था में जहां दिक्कतें पैदा हो रही हैं, वहां के लिए जैसा कि भाई साहब ने कहा कि पेंडेंसी ऑफ वर्क, उसको कम करने का भी काम न्यायपालिका का है, लेकिन न्यायपालिका को धन का और संसाधन मुहैया कराने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। न्यायपालिका की आज की तारीख में क्या भूमिका है? क्या न्यायपालिका ऊपर है कार्यपालिका और विधायिका से, या फिर ये सर्वोच्च है? यह प्रश्न आपका बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि कौन सॉवरेंट है, कौन सर्वोपरि है। जी, सर्वोपरि देखा जाए तो हमारी व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि माना जाता है, और संविधान का रख रखाव और उसके अनुरूप सारे देश की व्यवस्था चले, इसका दायित्व न्यायपालिका पर है, और न्यायपालिका को उसका इंटरप्रिटेशन करने का इस तरह से राइट मिलता है। जी। जहां कहीं विधिक व्यवस्थाएं उलझती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में जहां कहीं क्लैश होता है, वहां पर एक स्थिति बड़ी विषम हो जाती है, और ऐसी विषम परिस्थिति में न्यायपालिका का दायित्व और सर्वोपरि हो जाता है कि उसका न्यायिक निष्पक्षता के रूप में न्याय प्रदान करे। बख्शी, आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर, बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं। आप बताइए कि ये आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? हमारी जो संस्था है सरकारी, उसमें संविधान सर्वोच्च है, और वही शक्ति पीठ है, वही शक्ति पुंज है, वही से शक्तियां हर को मिलती है, और हर पब्लिक सर्वेंट, हर इंस्टीट्यूशन जो संविधान के अंदर में है, संवैधानिक रूप में ही काम कर सकता है, और उसके तुल्य कुछ है तो हम भारत के लोग हैं, और सर्वोपरि अगर कोई है तो हम भारत के लोग हैं जिसने इस संविधान को समर्पित किया है और उसे रखा है। वाह, क्या बात आपने कही। मेरा प्रश्न त्रिपाठी जी आपसे है कि मान लीजिए आज की तारीख में न्यायपालिका अगर सक्रिय है, तो न्यायपालिका की सक्रियता को देखते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस देश को अब न्यायपालिका चला रही है? देखिए, बहुत पहले जी न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिका की व्यवस्था की गई। जी, जनहित याचिका की जो व्यवस्था की गई जी, वह आप न्यायिक व्यवस्था कह सकते हैं या उसको चलाने की बात कह सकते हैं। जी। जो कमजोर व्यक्ति, जी, जो न्यायपालिका के
वकीलों की और तमाम लोगों की व्यवस्थाओं को नहीं झेल पाता है जी, मतलब खर्चे आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, कमजोर है, उसका भी ये न्यायपालिका ने माना कि वो एक सादे पेपर पर, एक पोस्टकार्ड पर अपनी व्यवस्था को दे दे, उसको भी रिट पिटीशन के रूप में स्वीकार किया जाए। देखिए, न्यायपालिका कभी पूरे देश को नहीं चला सकती है जी, वो एक अहम अंग है देश को चलाने का जी, और जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है उसके साथ साथ न्यायपालिका भी पूरे देश को सुखी, समृद्धि, न्याय संगत बनाने में लगी हुई है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि न्यायपालिका किसी देश का किसी ढंग से देश को चला कभी नहीं चला सकती। जी, त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि न्यायपालिका को आज की तारीख में अपने रोजमर्रा के रूटीन कामों को छोड़ करके सक्रिय होना पड़ रहा है? आज हम देख रहे हैं कि भय और भ्रष्टाचार जी चारों तरफ जरूरत से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और आर्थिक और सामाजिक असमानता दिखाई पड़ रही है। भय और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आपने जो भी व्यवस्था बनाई है वो न्यायिक व्यवस्था है। जी, न्याय अगर मिलता है तो भय भ्रष्टाचार खत्म होगा और तभी समाज में किसी भी व्यक्ति को न्याय मिलेगा। न्याय जब मिलेगा तभी कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई व्यवस्था संपन्न होगी। सर्वोच्चता की जहां तक बात आप बार बार कर रहे हैं, मैं कतई ये नहीं कह सकता कि सर्वोच्च न्यायपालिका है। त्रिपाठी जी, संविधान को ही सर्वोच्च बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ा अपने रूटीन काम को छोड़कर, उसके क्या कारण है? थोड़ा सा ऐसा है, ये दुर्भाग्य की बात है जी, कि संविधान में जिस तरह के समाज की परिकल्पना की गई है, समाज के और संविधान के कुछ अंग शायद उस ढंग से नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए समाज को उचित रास्ते पर चलाने का और संवैधानिक जनतंत्र जो है उसको उचित रास्ते पर चलाने के लिए न्यायपालिका को रूटीन काम से हटकर थोड़ा और भी ज्यादा अपने ऊपर टास्क लेना पड़ रहा है। ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम है जो शायद न्यायपालिका अभी तक कर रही है। निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी का काम है, लेकिन मान लीजिए त्रिपाठी जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि न्यायपालिका अपने राह से भटक जाए या फिर कर्तव्य छिन्न हो जाए तो क्या हो सकता है? न्यायपालिका जिस दिन अपने रास्ते से भटक जाएगी उस दिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। केवल चारों तरफ मत्स्य न्याय ही दिखाई पड़ेगा। मत्स्य न्याय का अर्थ आप समझते होंगे जी। मत्स्य न्याय के अलावा समाज में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या बात कही आपने। आप बताइए बख्शी, आपका क्या कहना है? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जी, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यायपालिका कभी नहीं भटक सकती है। अपने राह से न्यायपालिका भटक सकती है। ऐसे केस आए हैं एडीएम जंबलपुर इमरजेंसी के समय, अभी भी लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं जी। लेकिन वैसी स्थिति में फिर वही आती है, जिम्मेदारी हम भारत के लोगों पर होगी कि कैसे न्यायपालिका को दुरुस्त रखें, कैसे कार्यपालिका को दुरुस्त रखें और कैसे विधायिका को दुरुस्त रखें। हम अब पर जिम्मेदारी रहेगी। आपने भी एक एग्जाम्पल दिया, तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थितियां हो जो प्रतिकूल परिस्थितियां हो जिसकी वजह से इंसान को गलत तरीके के एविडेंसेस दिए गए हो और वो अपने पद से भटक गया हो अपना निर्णय देने में। आप इस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, न्यायपालिका से गलतियां होती है, कई सारे ऐसे केसेज होते हैं, लेकिन सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ट्रायल कोर्ट जजमेंट देती है, फिर आगे अपील में हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है। कभी सुप्रीम कोर्ट से गलती हो जाए फिर दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट उसको दुरुस्त करती है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हुए हैं जी। जिस तरह से चल रहा है चले, गलतियां हो सकती है लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि गलतियां हो सकती हैं लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आम आदमी के लिहाज से आम आदमी क्या न्यायपालिका की सक्रियता को उचित मानता है? आम आदमी जो ईमानदार है जी, वो न्यायपालिका के तमाम सक्रियता को तो सही मानता है जी, लेकिन कहीं कहीं न्यायपालिका की वो सक्रियता जो समाज के हित में है, जैसे सूचना का अधिकार गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था दी जी, उस पर न्यायपालिका ही तमाम समय विवाद पैदा
किए रही, त्रिपाठी जी, इसका मतलब वो अच्छी बात नहीं आपका कहने का तात्पर्य यह है कि समाज हित में न्यायपालिका अगर सक्रिय होती है तो उसको अच्छा माना जा सकता है। समाज हित में न्यायपालिका अगर होती है अच्छा एकदम, जब तक लोगों का मत न्यायपालिका के साथ नहीं रहेगा, एप्रिसिएशन लोगों में नहीं होगा, कोई भी न्यायपालिका इतना आगे जाकर इतनी ज्यादा सक्रिय नहीं हो सकती है। इतना सक्रिय हो रही, इसका मतलब है कि लोगों में उसका अप्रूवल है। यस, इसलिए वो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत है, सक्षम है, जरूरत है जी, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन कोई न्यायपालिका इतनी काम नहीं कर पाएगी। आपने कहा कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ा है। त्रिपाठी जी, इसी का ताल्लुक रखते हुए मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि न्यायपालिका की सक्रियता यदि इसी प्रकार चलती रही तो देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? न्यायपालिका की सक्रियता उस सीमा तक होनी चाहिए जहां तक कि सत्यमेव जयते की व्यवस्था हो जी, न्याय जन्म सिद्ध अधिकार की सार्थकता हो। रही बात पहले भाई साहब ने जैसा कहा कि न्यायपालिका में भी कहीं कहीं गड़बड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, उस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इस विषय में। देखिए, न्यायपालिका की ऐसी सक्रियता जो दूसरे दो संवैधानिक अंग हैं उनको निष्क्रिय कर दे, वो गलत है। लेकिन न्यायपालिका की वो सक्रियता जो उनको काम करने में सहायता करे और उनको सोए को जगाए और भटके को सही राह पर लाए, वो बिल्कुल सही है। न्यायमंच के इस भाग समाधान में हमसे बात करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जहां न्याय जगत से जुड़ी जानकारियों को लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगी डिंपल गौतम। नमस्कार, आज के अपडेट्स के साथ मैं हूं डिंपल गौतम। न्याय मंच के इस सेगमेंट में हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त न्याय और न्याय प्रणाली से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। इन अपडेट्स की पुष्टि के लिए न्याय मंच जिम्मेदार नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। सिडनी में 24 वर्षीय भारतीय छात्रा की हत्या को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत ने आज वहां के अपने राजदूत से रिपोर्ट मांगी और कहा कि वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इस मामले में न्याय हो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इस अपराध को नस्ली भेदभाव से परे बताया। पितृत्व के झमेले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि वह डीएनए टेस्ट से इनकार न करें, क्योंकि विवाद का पटाक्षेप करने के लिए यह जरूरी है। खंडपीठ ने सलाह दी कि वरिष्ठ नेता अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका पुत्र होने का दावा करने वाले युवक के मामले में किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकेगा। छात्रा राधिका तंवर की हत्या के आरोपी विजय को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार विजय उर्फ राम सिंह ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कट्टा उसके दोस्त पिलंजी गांव निवासी शेखू से बरामद कर लिया है। पुलिस ने शेखू को भी गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी आतंकवाद बन चुके दहेज प्रताड़ना के कानून के बढ़ते दुरुपयोग के मद्देनजर सरकार इस कानून को हल्का करने जा रही है, यानी यह अपराध जमानती और मुआफी योग्य बना दिया जाएगा। विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि सरकार इस बारे में गंभीर विमर्श कर रही है और इससे जुड़े सभी सामाजिक वर्गों के साथ बातचीत की जा रही है। अधिसूचना जारी करने से पहले ही कदाचार में लिप्त जज को सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाए जाने को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट के सभी जजों द्वारा कदाचार में लिप्त किसी जज को हटाने की सिफारिश का पालन करने के लिए राज्य सरकार बाध्य होती है। ऐसे में दोषी न्यायिक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना कानून की नजर में सही है। साहिबाबाद पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भांडा फोड़कर 3 बदमाशों को जीटी रोड पर इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क के सामने से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 10-10 हजार की 3 नकली गड्डियां, एस्टीम कार, तमंचा और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। अफसरों के मुताबिक गिरोह का नेटवर्क पूरे दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा तक फैला हुआ है। सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और 2 कंपनियों के खिलाफ वह 31 मार्च तक आरोप पत्र दायर कर देगी। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की अंतिम रिपोर्ट 29 मार्च तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस ए.के. गांगुली की पीठ के समक्ष सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में जांच की प्रगति से संबंधित स्थिति रिपोर्ट पेश की। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महिला संगठन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अदालत के फैसले से विवादित रखैल शब्द हटाने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और टी.एस. ठाकुर की पीठ ने महिला दक्षता समिति की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि संगठन को अदालत के फैसले पर सवाल उठाने का कोई कानूनी हक नहीं और वह उस वैवाहिक मामले में पक्ष नहीं थी जिस पर यह फैसला दिया गया। पूर्व सीवीसी पीजे थॉमस ने अपनी नियुक्ति रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने का फैसला किया है। इसमें संविधान पीठ से मामले में सुनवाई कर फैसले पर पुनर्विचार की मांग करेंगे। याचिका में उनकी दलील होगी कि राष्ट्रपति की ओर से पहल हुए बिना सुप्रीम कोर्ट को सीवीसी पद के लिए उनकी योग्यता पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये थे अपडेट्स, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।